हेलो प्यारे बच्चों। इन द लास्ट क्लास हमने रेजिस्टेंस के बारे में बात करी थी। हमने देखा था कि रेजिस्टेंस जो है वो बेसिकली 4 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके जो पैरामीटर्स है, जो उसका बेसिक फॉर्मूला है वो हमने ड्राइव कर लिया था और हमने देखा था कि दैट इज इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू रो एल बाय ए, है ना। एक बार हम लोग उसको रिकॉल कर लेते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ कि किस तरह के न्यूमेरिकल्स रेजिस्टेंस के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखें एक बार वापस हम लोग एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं उसका। हमने जो फॉर्मूला ड्राइव किया था बेटा रेजिस्टेंस का, वो ये किया था आर इज इक्वल्स टू, यस आई होप रिकॉल कर पा रहे होंगे तुम लोग, आर इज इक्वल्स टू एनी स्क्वायर टाउ अपॉन एम अपॉन एनी स्क्वायर टाउ इनटू एल बाय ए। ठीक है, यस ये फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास के अंदर ड्राइव किया था और ये याद रखना है हमें, है ना। इसी को हमने क्या बोला था, यस इसको हमने रो बोल दिया था, रजिस्टिविटी बोला था, और हमने साइड में लिखा था कि सर रजिस्टिविटी जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू एम अपॉन एनी स्क्वायर टाउ। ठीक है, यस बेटा ये हमने देखा था, है ना। ये बेसिक फॉर्मूलेज हमने लास्ट क्लास के अंदर ड्राइव कर लिए थे। उसके अंदर हमने एन का वैल्यू देखा था कि एन क्या होता है, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है। यस, ई इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम, यस, और एम इज द मास। ठीक है, यस एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आया कहाँ से था ये याद कर पा रहे होंगे तुम, बेसिकली वो एक्सक्लरेशन से आया था बेसिकली, है ना। यस चलो, है ना। अब हम लोग बात करें रेजिस्टेंस जिस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, तो मैं देख पा रहा हूँ कि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल है। सेकंड हमने बात करी थी कि रेजिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम लोग अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ करंट आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, ये बात मैं वापस से बता देता हूँ तुम्हें। मैंने बोला था कि अगर ब्लॉक ऐसे है, करंट अगर ऐसे फ्लो कर रही है लेट से, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कौन सा वाला लेंगे, तुम बोलोगे सर ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मेरा हो जाएगा। कौन सा वाला हो जाएगा, यस ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें लेना है। अगर बेटा मैं करंट ऐसे फ्लो करवा रहा हूँ, इन दैट केस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कौन सा वाला लेना है, तो ध्यान रखें कि परपेंडिकुलर टू द करंट जो सरफेस जो एरिया होगा वो हमें लेना है, दैट इज ये वाला। इस बार I2 करंट के लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये हो जाएगा और लेंथ ये वाली हो जाएगी। जब करंट ऐसे फ्लो कर रही है तो लेंथ ये वाली हो जाएगी। ठीक है, और एरिया ये वाला हो जाएगा, है ना। यस, फिर तीसरा फैक्टर हमने क्या देखा था, तीसरा वाला जो फैक्टर देखा था हमने बात करी थी कि रेजिस्टेंस जो है वो नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है। यस, नेचर ऑफ मटेरियल का हम बोल सकते हैं कि प्रोपोर्शनल टू रो। रो बेसिकली नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है। यस, ई इज द चार्ज, टाउ रिलैक्सेशन टाइम, एम मास, ये तो ठीक है कांस्टेंट है, हर मटेरियल के लिए कांस्टेंट रहेगा लगभग। यस, एन जो है वो मटेरियल टू मटेरियल वेरी करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो मटेरियल टू मटेरियल वेरी करेंगे। दैट इज वाई हम लोग बोल रहे हैं कि जो रेजिस्टिविटी है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, यस अगर हम लोग मटेरियल सेम रखे हैं तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। जैसे मान लो कि अगर मेरे पास गोल्ड है ना, गोल्ड का कोई पीस है, अगर मेरे से कोई पूछता है कि बताओ इसकी रेजिस्टिविटी कितनी है, अगर तुम उसका शेप भी चेंज कर दोगे, उसकी लेंथ को इंक्रीज कर दोगे, डिक्रीज कर दोगे, स्टिल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम तो सेम रहने वाले हैं। कहने का मतलब जब तक मटेरियल सेम रहेगा तब तक रेजिस्टिविटी भी सेम रहेगी। सिर्फ एक फैक्टर है जिसके ऊपर रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है, दैट इज टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है ना। पहला तो यही है कि तुम मटेरियल ही चेंज कर दोगे तो यस रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी क्योंकि एन का वैल्यू चेंज हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है एन को चेंज करने का, वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर को चेंज करने से भी रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, यस इस बारे में बात हमने करी थी कि रेजिस्टिविटी क्या करेगी। यस अगेन आई एम टेलिंग यू, रेजिस्टिविटी पहला नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगी। ठीक है, यस मटेरियल टू मटेरियल, क्योंकि एन जो है वो किस पे डिपेंड करता है, यस नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा। द सेकंड फैक्टर इज टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर के चेंज इंक्रीज और डिक्रीज करने से भी यस रेजिस्टिविटी में चेंज आने वाला है। ठीक है, टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होगा, यस दोनों फैक्टर्स हो सकते हैं चेंज हो जाए। एक तो टाउ रिलैक्सेशन टाइम, दूसरा यस नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, इसमें भी चेंज आ सकता है।
अगर हम कंडक्टर्स में बात करेंगे तो n नियरली कांस्टेंट रहेगा, केवल और केवल टाउ में चेंज आएगा। चाहे तो लिख ले इधर, यस फॉर कंडक्टर्स इसके बारे में मैंने पहले ही बात करी थी लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर के अंदर। n नियरली रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, होता है थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर्स में बहुत ज़्यादा होता है। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसमें जो इंक्रीमेंट होगा, जो ऑलरेडी प्रेजेंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसमें जो इंक्रीमेंट होगा वो नेग्लिजिबल होगा, एंड दैट इज वाई वी आर सेइंग द n विल रिमेन कांस्टेंट, यानी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इन अ कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। आई एम टॉकिंग अबाउट कंडक्टर्स, उसमें करोड़ों फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और थोड़ा सा अगर तुम टेम्परेचर बढ़ा भी देते हो उस केस में जो इंक्रीमेंट होता है वो नेग्लिजिबल अमाउंट को होता है विद रिस्पेक्ट टू द इनिशियली जो इलेक्ट्रॉन्स उसमें प्रेजेंट है, ओरिजिनली जो इलेक्ट्रॉन्स उसमें प्रेजेंट है। चलो तो फिर क्या चेंज होता है, यस जो टाउ है वो क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम जो है वो चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने के ऊपर रिलैक्सेशन टाइम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर, यस टेम्परेचर बढ़ाने पर रिलैक्सेशन टाइम, नंबर ऑफ कोलिजन्स जो है, यस एटम्स जो है अपनी पोजीशन पे तेजी से ऑसिलेट करने लगेंगे, यस जिसके इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी जिसकी वजह से कोलिजन्स इंक्रीज हो जाएंगे, और कोलिजन इंक्रीज हो जाएंगे तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा बच्चे, ठीक है। यस रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो गया तो रो एन कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, टाउ डिक्रीज हुआ तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो गई, और रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी तो यस बेटा रेजिस्टिविटी के इंक्रीज होते ही क्या होने वाला है, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है। ये बातें हम लोग वैसे कर चुके हैं, फिर स्टिल आई एम रिपीटिंग बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। दूसरा यस ये तो बात हो गई फॉर कंडक्टर्स, और हम लोग अलग से भी इसको देखने वाले हैं, है ना। इसका फॉर्मूला कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस किस तरीके से वेरी करता है, मैथमेटिकल फॉर्मूला देखेंगे। दूसरा फैक्टर क्या है, यस दूसरा फैक्टर है, यस हम बात करें फॉर सेमीकंडक्टर्स, तो यस सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने पे n बहुत ज़्यादा बढ़ता है, टाउ में जो कम, यस टाउ में जो डिक्रीमेंट होता है वो नेग्लिजिबल होता है, इसलिए छोटा एरो बनाया मैंने विथ रिस्पेक्ट टू द n काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है क्योंकि सेमीकंडक्टर्स में कम ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और हम लोग जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सडनली लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें सेमीकंडक्टर्स में मिल जाते हैं, जिसकी वजह से n का वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है विद रिस्पेक्ट टू द टाउ, इसलिए ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीजिंग इफेक्ट होगा। देखो नीचे एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, लेकिन जो ओवरऑल इंपैक्ट होगा वो किसका इंपैक्ट ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा, तो तुम बोलोगे सर n का इंपैक्ट ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा, एंड दैट इज़ वाई रजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो मैं बोल सकता हूँ बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर रजिस्टिविटी क्या होती है, यस बेटा रजिस्टिविटी डिक्रीज होती है सेमीकंडक्टर्स के अंदर। तो तुम बोलोगे सर रजिस्टिविटी घट गई है तो क्या हो जाएगा, यस सेमीकंडक्टर्स में रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाएगा, यस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस घट जाता है फॉर सेमीकंडक्टर्स। आई होप बात क्लियर हो जानी चाहिए तुम। फोर्थ फैक्टर एक और रह गया है ना, यस मैंने यहाँ पे ही एक्सप्लेन कर दिया है, यस रजिस्टिविटी, और फोर्थ फैक्टर जो था वो टेम्परेचर वाला था, यस टेम्परेचर में किस तरीके से वेरी करता है ये हमने लिख दिया है। यस ये रो जो था मैंने लिख दिया है कि रो मतलब नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस। यस कुछ मटेरियल्स में रेजिस्टेंस कम होगा, कुछ मटेरियल्स में रेजिस्टेंस जो ज़्यादा होगा। जैसे अगर मैं बात करूँ इंसुलेटर्स में, तो इंसुलेटर का जो रेजिस्टेंस होगा वो बहुत ज़्यादा हाई होगा, वेयर एज कंडक्टर्स की बात करूँगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, इसीलिए करंट ईजिली फ्लो कर पाता है कंडक्टर्स के अंदर। सेमी कंडक्टर के अगर रेजिस्टेंस की बात करूँ तो उनका रेजिस्टेंस यस लाई करता है कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में।
आई होप बात क्लियर हो गई होगी। यस, ये छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखनी है कि पैरा लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, दूसरा रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, तीसरा रेजिस्टेंस जो है वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, या इनडायरेक्टली बोल दो रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है, चौथा टेम्परेचर पे इस तरीके से डिपेंड करता है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। चले चाहो तो उसको नोट कर ले, फिर क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। यस बेटा, अब हम लोग बात करते हैं, लेट्स से कि एक मेटल ब्लॉक हमारे पास है और उसके अंदर हम लोग करंट फ्लो करवा रहे हैं। पहली बार जो करंट फ्लो करवाई तो लेट्स से कि इस तरीके से करंट फ्लो कराई, दूसरी बार जब हम लोग करंट फ्लो करा रहे हैं तो कुछ इस तरीके से करवा रहे हैं, है ना। तो मैं तुम्हें बता दूं कि बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि अगर डायमेंशंस फिक्स कर दी किसी मेटल ब्लॉक की तो उसका रेजिस्टेंस भी फिक्स हो गया, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है करंट की डायरेक्शन के ऊपर भी, है ना। अभी हम लोग देखेंगे भी किस तरीके से इस लेट से कि है ना, ये हमारे पास एक मेटल ब्लॉक है, उसमें जब हम लोग यहाँ से करंट फ्लो कराएंगे तो रेजिस्टेंस अलग आएगी, और जब अलग डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाएंगे तो रेजिस्टेंस अलग आएगी। कहने का मतलब यह है कि रेजिस्टेंस जो है नॉट ओनली डायमेंशंस पर डिपेंड कर रही है, साथ के साथ वो उस पर भी डिपेंड करती है कि हम लोग करंट की डायरेक्शन क्या रख रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंगली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफाइन होता है। ठीक है, हम जो एरिया ऑफ बोलते हैं कि रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है, तो बेसिकली वो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो डिफाइन किससे होता है, वो करंट से डिफाइन होता है। देखें, बात समझ में आ जाएंगी धीरे धीरे। तो लेट्स से कि ना, इस मेटल पीस है, कोई मटेरियल हमने ले लिया, कंडक्टर है, और हमने इसकी रेजिस्टिविटी बोल दी कि बेटा इसकी रेजिस्टिविटी है रो। कितनी है रेजिस्टिविटी इसकी? रो है, और हम लोग करंट इस तरीके से फ्लो करवा रहे हैं। ठीक है, यस। तो पहले मैं बात करता हूं, जब मैं करंट इस तरीके से फ्लो कराऊंगा तो इस मटेरियल का रेजिस्टेंस कितना होगा। तो तुम बोलोगे कि सर रेजिस्टेंस का जो बेसिक फॉर्मूला है वो तो यही है, R = रो L/A। ठीक है, यस। लेकिन यहाँ पर लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या लेंगे? तुम बोलोगे सर करंट ऐसे जा रही है तो इसके परपेंडिकुलर जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, परपेंडिकुलर जो एरिया है वो इसका A बन जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बन जाएगा। ठीक है, यानी कि ये वाला जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो हमें कंसिडर करना है एज अ ए, और लेंथ कितनी हो जाएगी रजिस्टर की? यस, लेंथ हो जाएगी ये वाली, यहाँ से यहाँ तक करंट फ्लो कर रही है तो लेंथ B लेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखें A × C हो जाएगा। बनाते हैं, ध्यान से देखें, लेंथ कितने के बराबर हो जाएगी? तुम बोलोगे सर लेंथ, करंट यहाँ से चलकर यहाँ पहुँच रही है तो कितनी लेंथ के अक्रॉस करंट फ्लो कर रही है? तो तुम बोलोगे सर B लेंथ के अक्रॉस। ठीक है बेटा। अच्छा, करंट अगर ऐसे बह रही है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे लेंगे? परपेंडिकुलर लेंगे। तो कौन सी वाली एरिया लेने वाले हैं? यस, ये वाली जो एरिया है ये हम कंसिडर करने वाले हैं, एंड दिस एरिया इज सेड टू बी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, कितना होगा? तो तुम बोलोगे सर ये लेंथ तो है A और ब्रेड्थ है C। ठीक है, हाइट है A, ब्रेड्थ है C, तो A × C कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ जाएगा। दैट इज फॉर करंट I1 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये रहने वाला है। ठीक है, कहने का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बेसिकली डिपेंड किस पे कर रहा है? करंट पर डिपेंड कर रहा है। तो इस बार एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना आ जाएगा? तुम बोलोगे सर A लेंथ × ब्रेड्थ कर दो, तो दैट इज A × C कर दिया। ठीक है, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, मैंने बोला कि रेजिस्टिविटी सिर्फ दो फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। यस, एक तो नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल फिक्स है, टेम्परेचर कांस्टेंट रख दिया तो रेजिस्टिविटी भी कांस्टेंट है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ बोल नहीं रखा है तो डेफिनेटली हमें टेम्परेचर को कांस्टेंट लेना है, यानी रेजिस्टिविटी तो फिक्स रहने वाली, वो चेंज नहीं होगी। चलो, तो फिर क्या हो जाएगा? फॉर करंट I1 रेजिस्टेंस जो है वो आ जाएगा रो L, लेंथ कितनी है B / AC, ये मेरा रेजिस्टेंस हो जाएगा फॉर करंट I1। ठीक है, लेट्स से दिस इज R1। अब हम लोग बात करते हैं फॉर करंट I2। फॉर करंट I2 रेजिस्टेंस की बात करते हैं। जब करंट ऐसे बहेगी तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कौन सा वाला लेंगे? तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस बार हम ये वाला लेंगे। ठीक है, यस, करंट के परपेंडिकुलर एरिया लेंगे, और करंट के परपेंडिकुलर एरिया ये दिख रहा है। तो लेंथ कौन सी लेंगे? यस, करंट कितनी लेंथ चला ये देखो, यहाँ से चलकर वहाँ पहुँच गया है इस मेटल ब्लॉक में, तो लेंथ मुझे दिख रही है। इस बार लेंथ चेंज हो चुकी है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है? A। ठीक है,
अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ करंट कितनी लेंथ कवर किया, दैट इज लेंथ बेसिकली। यहां से चलकर यहां करंट पहुंच गई तो लेंथ कितना चला, ए चला। तो इस बार फॉर करंट I2 जो है वो रेजिस्टेंस हो जाएगी रो। मटेरियल रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा, टेम्परेचर क्योंकि कांस्टेंट है, मटेरियल वही यूज कर रहे हैं। और लेंथ हो गई ए के बराबर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यस इसका एरिया लेना है, A2 कितना हो जाएगा, यस B इंटू सी हो जाएगा। ये B इंटू सी हो गया, ये मेरा क्या हो गया, यस रेजिस्टेंस हो गया। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि सेम मेटल ब्लॉक के लिए डिपेंडिंग अपॉन द करंट रेजिस्टेंस भी अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब कभी भी डायमेंशंस फिक्स करने से किसी ब्लॉक की रेजिस्टेंस फिक्स नहीं होता है, वो डिपेंड करता है कि यस किस डायरेक्शन में करंट फ्लो करवा रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंगली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफाइंड होता है और उसी के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस आता है हमारे पास। आई होप अब बात क्लियर हो गई होगी। तो इनिशियली जो मैंने क्वेश्चन तुमसे पूछा था कि बताओ इसका रेजिस्टेंस फिक्स है, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए नहीं सर, ये हमें पता होना चाहिए कि डिपेंडिंग अपॉन कि किस डायरेक्शन में हम लोग करंट फ्लो करवा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफाइन होगा और उसी के अकॉर्डिंग क्या आने वाली है, यस उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास रेजिस्टेंस आने वाली है। ठीक है, आई होप बात क्लियर हो गई होगी। यस बेटा, ये तो बात कर ली हमने है ना कि किस तरीके से करंट डिपेंड करती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर। अब हम बात करते हैं कि अगर हम लोग कोई मान लो कि एक वायर हमें दे रखा है, एक कंडक्टर हमें दे रखा है और उसको हम लोग कट कर देते हैं, तब उसके रेजिस्टेंस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो हम लोग देखते हैं। देखो लेट्स से कि है ना हमने क्या किया, एक कंडक्टर हमारे पास है, लेट्स से कि ये हमारे पास कंडक्टर है, यस केस 1 बोल सकते हैं। यस व्हेन कंडक्टर इज कट इनटू 2 इक्वल हाफ्स और कुछ पर्टिकुलर रेशियो में हम लोग कट करेंगे तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। लेट्स से इनिशियली इसकी लेंथ थी L1, ठीक है, इस कंडक्टर की लेंथ थी L। अब हमने क्या किया, इसको कट कर दिया, 2 इक्वल हाफ्स में कट कर दिया, ठीक है, या फिर ऐसा बोल दो कि L1:L2 के रेशियो में कट कर दिया, ठीक है, 2 पार्ट्स में कट कर दिया इसको, है ना। कंडक्टर कुछ ऐसा बन जाएगा। लेट्स से एक कंडक्टर हमारे पास ये मिल गया लेंथ L1 का और दूसरा एक और कंडक्टर हमें मिल गया लेंथ L2 का, ठीक है। 2 कंडक्टर्स हमारे पास है L1 और L2 के रेशियो में। यस, अब जो नए कंडक्टर्स जो कट करने के बाद हमें मिले उनका रेजिस्टेंस क्या होगा, यस उनका रेजिस्टेंस हमें बताना है। तो हम ये जानते हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पहले और बाद में क्या था, सेम था। कट करने से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। क्या रेजिस्टिविटी पे पड़ेगा, रेजिस्टिविटी पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि नेचर ऑफ मटेरियल तो सेम है। जब तक नेचर ऑफ मटेरियल सेम है और टेम्परेचर सेम है, रेजिस्टिविटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो इसकी भी रेजिस्टिविटी रो रहेगी, इसकी भी रेजिस्टिविटी रो रहेगी, ठीक है। लेकिन लेंथ चेंज हुई है और हम जानते हैं कि R = ρL/A होता है और रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, यस देख पा रहे हैं A तो कांस्टेंट हो गया हमारे लिए कट करने पर, यस रेजिस्टिविटी भी चेंज नहीं हो रही। हम देख पा रहे हैं कि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर इसकी लेंथ कम है तो रेजिस्टेंस कम होगा, इसकी लेंथ अगर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस इसका ज़्यादा होगा, ठीक है। यस, अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पर लेंथ L1 है, तो यहाँ पर इस केस के लिए लेट्स से कि है ना हमने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अगर हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो फिर क्या होने वाला है, यस रेजिस्टेंस जो है इसका कितना हो जाएगा, तुम बोलोगे सर R = लेट्स से इसका रेजिस्टेंस R1 है, R = ρL/2 डिवाइडेड बाय A हो जाएगा। इसका रेजिस्टेंस इसका कितना हो जाएगा, R2 रेजिस्टिविटी वही है, L/2 लेंथ कितनी है, L/2 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वही है। यस, अगर मैंने कुछ नहीं बोला तो हम ऐसे ही ले रहे हैं करंट। जब मैंने बोल दिया कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है तो इसका मतलब करंट ऐसे बह रही है, ठीक है। यस, करंट ऐसे बह रही है ना, कंफ्यूज मत होना, करंट ऐसे ही फ्लो करवा रहे हैं हम लोग क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऐसे लिया है। तो इस केस के अंदर R2 कितना हो जाएगा, तुम बोलोगे R2 = 1/2 ρL/A हो गया, ठीक है। इसका कितना था, इसका तुम बोलोगे सर R = ρL/A था, ठीक है। तो मैं देख पा रहा हूं कि यस ओरिजिनल रेजिस्टेंस R था और R ρL/A के बराबर था, तो मेरे पास आ गया R/2, इसका भी रेजिस्टेंस आ गया R1 = R/2, यानी लेंथ हाफ कर दी तो रेजिस्टेंस भी क्या हो गए,
हाफ हो गए। ठीक है, यस। अगर मैं ना किसी और रेशियो में करता हूँ तो यस, उस रेशियो के अकॉर्डिंगली ही रेजिस्टेंस मेरे पास आ जाएंगे। आई होप क्लियर हो गई होगी बात। यस बेटा, नेक्स्ट है कि ये तो हमने बात कर ली कटिंग की। अब हम लोग स्ट्रेच करने पर क्या होगा, वायर के रेजिस्टेंस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, केस नंबर सेकंड देखें। व्हेन द वायर इज स्ट्रेच, लेट्स से व्हेन द वायर इज स्ट्रेच्ड n times of its original length, n times of its original length। यस, मान लो कि एक हमारे पास क्या है, एक वायर है ना, और उसको हमने अब खींच कर स्ट्रेच कर कर उसकी लेंथ को कितने टाइम्स कर दिया, n टाइम्स कर दिया। ठीक है, देखते हैं एक बार कैसी सिचुएशन बनेगी। इमेजिन करो कि बेटा ये हमारे पास कंडक्टर था। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी थी, करंट हम ऐसे फ्लो करवा रहे हैं, सोचने वाली बात ही नहीं है। यस, करंट हम ऐसे फ्लो करवाएंगे, तुम बोलोगे सर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है बेटा। लेंथ ये वाली ले लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेंथ हमारे पास ये आ गई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ गया, लेंथ आ गई, करंट कैसे फ्लो कर रही है, ऐसे फ्लो कर रही है। अब मैंने इसको स्ट्रेच किया, पकड़कर खींचा वायर को खींचेंगे तो क्या होगा, उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, है ना, लेकिन वायर पतला हो जाएगा। ठीक है, अब उसकी जब हम लोग स्ट्रेच करेंगे तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, सॉरी लेंथ तो बढ़ जाएगी बट रेडियस कम हो जाएगी, वायर पहले से पतला हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास कुछ ऐसा दिखने वाला है, वायर पतला हो चुका है बेटा खींच के। अब कुछ इस तरीके की बात होने वाली है। ठीक है, अब हमारा वायर कुछ इस तरीके का दिखने वाला है। लेट्स से कि है ना, अब लेंथ जैसा कि मैंने बोल रखा है कि n टाइम्स हो गई है ओरिजिनल की, nl हो गई है। ठीक है, यस। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होगा क्या, बिल्कुल चेंज होगा यार। पहले मान लेते हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a था, तो अब मान लेते हैं a डैश हो गया। इसके कुछ ऑप्शंस भी हमें दे रखे हैं। लेट्स से कि है ना, ऑप्शंस कुछ इस तरीके से दे रखे हैं, n स्क्वायर r, ठीक है, दूसरा है r बाय एन स्क्वायर, तीसरा है हमारे पास यस n की पावर 4 इंटू r, डी है हमारे पास एन आर, है ना। इस तरह के ऑप्शंस हमें दे रखे हैं। अब हमें ये सोचना है कि जब हम स्ट्रेच करेंगे किसी भी कंडक्टर को, किसी भी वायर को, तो उसकी रेजिस्टेंस में इंक्रीमेंट होगा कि डिक्रीमेंट होगा। ये तो हम लोग बता ही सकते हैं फॉर्मूला को एनालिसिस करके, है ना। जैसे हम लोग प्रॉपर मैथमेटिकल फॉर्मूला ड्राइव नहीं कर पाए रेजिस्टेंस का, है ना, लेकिन ये जरूर हम बता सकते हैं ऑब्जर्वेशन से कि ओवरऑल बाद में जब लेंथ इंक्रीज कर देंगे तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा। तो देखें ध्यान से, मैं देख पा रहा हूं कि पहले से एरिया तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब हम ये जानते हैं कि रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ है और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ठीक है बेटा, यस। अब यहां पर एरिया तो तुमने क्या कर दिया है, देख पा रहा हूं बाद में एरिया कम हुआ है, एरिया कम तो रेजिस्टेंस बढ़ा, साथ के साथ लेंथ भी क्या हुई है, लेंथ भी बढ़ी है, इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ा है। कहने का मतलब ओवरऑल रेजिस्टेंस तो सर नया वाला जो रेजिस्टेंस होगा, नया वाला जो कंडक्टर होगा स्ट्रेच करने के बाद में उसका रेजिस्टेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, डेफिनेटली कंफर्म है। इसका मतलब इन ऑप्शंस में से कौन सा वाला गलत हो जाएगा, तो ये वाला बी ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, आर बाय एन स्क्वायर हो रहा है। इस कंडक्टर का पहले रेजिस्टेंस लिख लेते हैं। हमेशा देखें इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो बोलोगे सर रेजिस्टिविटी रो है, लेंथ ए है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। बाद में क्या होगा, तुम बोलोगे सर बाद में जो आएगा हमारे पास रेजिस्टेंस आर डैश आ जाएगा। यस, रेजिस्टिविटी सेम है, लेंथ इस बार एन टाइम्स ऑफ एल हो गई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा, तुम बोलोगे सर ए डैश। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे तो रेजिस्टेंस को आर के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। मैं तब तक नहीं कर पाऊंगा जब तक कि मैं इस ए डैश को ए के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर देता। तो क्या करेंगे, यस, अब की बार मैं ये जानता हूं कि पहले जो वॉल्यूम था और बाद में जो वॉल्यूम था वो सेम था, है ना। पहले जो मास था बाद में जो मास था वो सेम है ना। यस, अगर मासेस सेम है तो वॉल्यूम क्या रहने वाला है, कंजर्व रहने वाला है। हमने कोई भी मास बाहर से ऐड नहीं किया है सिस्टम के अंदर, दैट इज वाई वॉल्यूम इज कंजर्व। ऐसा सवाल तुमने पहले भी किया होगा वॉल्यूम कंजर्वेशन का 10th क्लास के अंदर। यस बच्चों, हमने भी, तुमने ऐसा पढ़ा होगा कि यस, जब हम लोग एक बड़ी मेटल स्फीयर को मेल्ट करते हैं और छोटे छोटे n
एन मेटल स्फीयर्स बनाते हैं तो उस केसेस के अंदर भी वॉल्यूम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। ठीक है, याद होगा। यस, उसी तरह की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पर भी क्या किया हमने, यस, वायर को पकड़ा, उसको स्ट्रेच किया, एन टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ किया, वॉल्यूम पहले और बाद में क्या रहने वाला है, कंजर्व रहने वाला है। कैसे लगाएंगे वॉल्यूम कंजर्वेशन, तो देखें, मैं ये जानता हूं कि पहले जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। बिल्कुल ठीक है, तो इसका वॉल्यूम तुमने बोला सर इसका वॉल्यूम होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ हो जाएगा। ठीक है बच्चे, है ना। अब इसका कितना हो जाएगा, तुम बोलोगे सर इसका ए डैश मान लो वॉल्यूम एरिया और लेंथ इसकी क्या हो गई, एन एल हो गई। ठीक है बच्चे, अब वॉल्यूम V1 और V2 क्या होंगे, सेम होंगे। तो यूजिंग वॉल्यूम कंजर्वेशन मैं ऐसा लिख सकता हूं, यूजिंग वॉल्यूम कंजर्वेशन we can write this that V1 equals to V2। ठीक है बच्चे, V1 कितना है, A इंटू एल, V2 कितना है, A डैश इंटू एन टाइम्स ऑफ एल। लेंथ से लेंथ कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास A डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, ए एल बाय एन आ गया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। यस, तो हम A डैश का वैल्यू पुट कर देते हैं ए एल बाय एन। तो देखें, यूजिंग वन हमारे पास ये आ गया है। आर डैश इज इक्वल्स टू यस, देखो ए डैश की जगह मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, रो एन टाइम्स ऑफ एल पहले से था, ए डैश की जगह मैं पुट कर रहा हूँ ए इंटू एल डिवाइडेड बाय एन, एन ऊपर जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा। तो आर डैश कितना हो गया, तुम बोले सर एन इंटू एन, एन स्क्वायर हो गया, रो एल बाय यस, रो एल बाय ए हो जाएगा ये। ठीक है, यस, ये हो गया। यस, एल की जरूरत पड़ेगी क्या, कुछ गड़बड़ करी हमने। यस, एल से एल तो कैंसिल आउट हो गया यार, ये एल तो कैंसिल आउट हो गया, एल से एल कैंसिल आउट हो गया, ए बाय एन आएगा केवल, है ना। यस, केवल ए बाय एन आएगा, यहाँ पर करेक्ट कर लें। यस बेटा, ये केवल और केवल ए बाय एल आएगा, तो यहाँ पर भी ए बाय एल आ गया। ये वाला एल हटा दे प्लीज़। यस, ए डैश की जगह हमने पुट किया है ए बाय एन, तो एन स्क्वायर इंटू रो बाय एल हो जाएगा। फाइनली मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, रिजल्ट मेरे पास बेटा आ जाएगा आर डैश इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ आर। देखो रो एल बाय ए को हम लोग यहाँ से पुट कर सकते हैं आर, और फाइनली मेरे पास आ गया एन स्क्वायर आर। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है, जब भी वायर को स्ट्रेच करेंगे एन टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, इन दैट केस जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल रेजिस्टेंस। जैसे मान लो कि हमें बोल देंगे कि रेजिस्टेंस, पहले मान लो कि रेजिस्टेंस 2 ओम था, है ना। अब कंडक्टर को स्ट्रेच करके, वायर को स्ट्रेच कर कर उसकी ओरिजिनल लेंथ का कितना कर दिया है, अब स्ट्रेच कर कर मान लो 3 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ कर दिया है। पहले इनिशियल रेजिस्टेंस कितना था, 2 ओम था, वायर को स्ट्रेच किया 3 टाइम्स कर दिया, तो अब नया रेजिस्टेंस बताओ कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, तुम्हें क्या करना है, एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ आर करना है। लेंथ कितने टाइम्स हो गई, एन टाइम्स हो गई, एन का मतलब यहाँ पे एन का वैल्यू कितना है, 3 है, 3 का स्क्वायर डेट इज इनटू आर, आर कितना है, यस 2। तो फाइनली मेरे पास कितना आ गया, 18, 3 3 9, 9 to 18 ओम इज द आंसर। ठीक है, कई बार परसेंटेज चेंज पूछ लेंगे, तो परसेंटेज चेंज कितना आएगा, यस, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, परसेंटेज चेंज ये आ जाएगा, वो कितना आएगा, यस, आर डैश माइनस आर डिवाइडेड बाय आर इंटू 100। तो कितना हो गया, यस, 18 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100 कितना हो जाएगा, निकाल सकता है, कितना परसेंट आ जाएगा, यस, ये आ जाएगा 16 हो जाएगा बाय 2 इंटू 100, डेट इज ये हो गया हमारे पास, यस, 800% हो गया। ठीक है, यस, ये हमारे पास आ गया, टू 800% आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, आई होप कर पाओगे इस तरह के क्वेश्चंस, हमें ये फॉर्मूला याद रखना है। नेक्स्ट टाइप के केस पे चलते हैं, एक और केस है, यस, पहले नोट करें इसको। यस अब हमें है ना नेक्स्ट केस हम लोग देखते हैं। अब की बार है ना हम जब स्ट्रेच कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम देख पा रहे हैं कि रेडियस भी डिक्रीज हो रहा है। तो इस बार हमें है ना लेंथ के टर्म्स में नहीं बात करी है,
हमें लेट्स से कि न्यूमेरिकल्स में कई बार क्या होता है कि ऐसा बोल दिया जाता है कि रेडियस इज रिड्यूस टू 1/n टाइम ऑफ इट्स ओरिजिनल रेडियस। उस केस में कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को वो देखें, या केस के फॉर्म में नोट कर सकते हैं। यस, है ना। मैंने बोला कि इस तरह के क्वेश्चंस में यस अगर हम लोग देख पा रहे हैं कि जब हम लोग स्ट्रेच करेंगे तो रेडियस रिड्यूस होगी, और इस तरह के न्यूमेरिकल्स में हमें वॉल्यूम कंजर्वेशन यूज़ करके आंसर निकालना है ना। यस, दो बेसिक फॉर्मूलेज हमें यूज़ करना है, पहला तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, दूसरा वॉल्यूम कंजर्वेशन। दो पॉइंट्स ध्यान में रखें, ठीक है। यस, करते हैं केस 3 लिखें। केस 3 के अंदर when wire is stressed such that its radius is reduced to 1/nth times of original radius। yes बेटा, 1/n times of its original radius, then its new resistance will be then its new resistance will be यस कितना होगा वो तुम्हें बताना है। यस, 4 ऑप्शंस हम लोग ले रहे हैं। लेट्स से हमें ऐसा दे रखा है, पहला ऑप्शन n²r, बी r/n², सी n⁴r, ऑप्शन डी r/n⁴। ठीक है। यस, इस तरह के ऑप्शंस यूजुअली दिए जाते हैं, है ना। यस, दो ऑप्शंस तो हम लोग ईजिली कैंसिल आउट कर सकते हैं, जैसा मैंने पिछले केस में बताया कि जब हम लोग वायर को स्ट्रेच करेंगे तो क्या होने वाला है, डेफिनेटली कुछ भी हो जाए लेंथ बढ़ेगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो रहा है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेंथ के बढ़ने से भी रेजिस्टेंस बढ़ता है। इसका मतलब ये केसेस तो पॉसिबल नहीं है। कौन कौन से वाले, ये वाले, और कौन सा वाला, ये वाला, केवल और केवल ये दोनों पॉसिबल है ना। अब हम लोग देखते हैं, हम लोग देखेंगे कि यस इट इज n⁴ टाइम्स ऑफ ओरिजिनल रेडियस। लिख देता हूँ, इसका प्रूफ अब हम लोग देखने वाले हैं, है ना। यस, देखें किस तरीके से इसको प्रूफ करेंगे हम लोग। लेट्स से कि इनिशियली हमारे पास एक कंडक्टर है, अगेन वही कहानी, कंडक्टर है, L लेंथ का कंडक्टर था, रेजिस्टेंस की लेंथ कितनी है, लेंथ है L, रेडियस बच्चे कितनी है, रेडियस है R। ठीक है, रेडियस है R, है ना। यस, अब हमने इसको पकड़कर स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करने के बाद लेट्स से नई जो कंडीशन है हमारे पास कुछ इस तरह की मिली हमें, वायर की लेंथ बढ़ गई है और कुछ इस तरह की कहानी है सामने आ गई है। अब तुम बोलोगे सर नया रेडियस, यस, जैसा कि दे रखा है कि न्यू रेडियस इज रिड्यूस टू 1/n टाइम्स ऑफ ओरिजिनल रेडियस। अब की बार जो रेडियस है, पहले जो रेडियस थी r, तो अब की बार रेडियस हो गई 1/n टाइम्स, तो r/n होगी। ठीक है बच्चे। अच्छा, लेंथ हमें नहीं पता, अब की बार लेंथ अननोन है, तो लेंथ को बोल देते हैं L' बोल देते हैं। ठीक है बच्चे, यस, लेंथ को L' बोल देते हैं। अब क्या करेंगे, यस, अगेन रेजिस्टिविटी पे कोई प्रभाव पड़ेगा, कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा। सर टेम्परेचर कांस्टेंट है, मटेरियल सेम है, ये जो मटेरियल है वैसा ही बिल्कुल आइडेंटिकल मटेरियल है, इसलिए रेजिस्टिविटी सेम हो गई, टेम्परेचर कांस्टेंट है, नो चेंज इन रेजिस्टिविटी। अच्छा, इसका रेजिस्टेंस लिख ले, तो रेजिस्टेंस लिख लेते हैं। तुम बोलोगे सर R = ρ L/A का वैल्यू R की A, है ना। यस, A को क्या लिख सकते हैं, तुम बोलोगे सर πr², क्योंकि रेडियस हमें दे रखी है तो πr² लिख देते हैं, है ना, इस स्क्वायर फॉर्म में। ठीक है, इसका रेडियस लिखें, यस, इसका सॉरी रेजिस्टेंस लिखें, R' मान लेते हैं, है ना। ये बात तो मुझे कैलकुलेशन से पहले ही पता होनी चाहिए कि यस रेजिस्टेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि लेंथ बढ़ी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हुआ है। तो R' = ρ, लेंथ कितने टाइम्स बढ़ गई, यस, मुझे नहीं पता है कितने टाइम्स बढ़ी है, यस, बट मुझे रेडियस के बारे में पढ़ा है। तो अब की बार एरिया कितना हो जाएगा, πr² डिवाइडेड बाय r/n का, है ना। वापस मैं लिखता हूँ, एक बार देखें ध्यान से, यस, r/n हो गया और r/n का स्क्वायर हुआ,
तो ये क्या हो जाएगा, तुम बोलोगे सर रो एल डैश डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर, नीचे आएगा एन स्क्वायर। ठीक है बच्चे, यस ये एन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, फाइनली मेरे पास आ गया एन स्क्वायर रो एल डैश डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आई होप बात क्लियर हो गई होगी। यस अभी भी लेंथ को मुझे एल के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है सो डैट मैं आर को और आर डैश को रिलेट कर पाऊँ। मैं तभी रिलेट कर पाऊंगा आर और आर डैश को जब मेरे पास लेंथ एल डैश भी एल के टर्म्स में आ जाएगी। तो कैसे लेके आएंगे, यस जैसा मैंने बोला तुम्हें कि बेटा इस तरह के क्वेश्चंस में हमें वॉल्यूम कंजर्वेशन तो लगाना ही लगाना है। ठीक है, जैसा कि मैं जानता हूं कि पहले जो वॉल्यूम था और बाद में जो वॉल्यूम है वो क्या है, सेम है ना, तो बिल्कुल ठीक है। यस तो करते हैं, हम लोग यहाँ पर वॉल्यूम कंजर्वेशन यूज़ कर रहे हैं, पहले वाला वॉल्यूम V1 बाद वाला वॉल्यूम V2। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, तुम बोले सर पहले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, A मान लेते हैं और लेंथ है L, बाद में एरिया हो गया A डैश, लेंथ हो गई L डैश। ठीक है, एरिया पहले कितना था, तुम बोले सर पाई आर स्क्वायर था, लेंथ थी L, बाद में कितना था एरिया, पाई आर बाय यस आर बाय एन का होल स्क्वायर इंटू एल डैश हो गया। अब देखें ज़रा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, पाई आर स्क्वायर इंटू एल डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर इंटू एल डैश हो गया। ठीक है, अब पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए। अब मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे पास यस एल डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, एल डैश इज एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ एल हो गया। ठीक है, वैल्यूज पुट कर लें। यस देखो वैल्यूम कहाँ पे पुट करनी है, यस हमें यहाँ पे करनी है। फाइनली मेरे पास क्या आ गया, आर डैश इज इक्वल टू आ गया मेरे पास एन स्क्वायर इंटू रो, एल डैश का वैल्यू वहाँ पुट कर रहा हूँ, एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ एल हो गया एल डैश का वैल्यू डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर हो गया। तो क्या आंसर आ गया, यस बच्चे तुम देख पा रहे होंगे, यस एन की पावर 4 इंटू रो एल डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर हो गया। ओहो हो, रो एल पाई स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, आर के टर्म्स में लिख सकते हैं। फाइनली मैं देख पा रहा हूं कि आर डैश इज एन की पावर 4 टाइम्स ऑफ आर। यस 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 ठीक है, अब की बार जो रेजिस्टेंस है वो एन की पावर 4 टाइम्स ऑफ आर होगा, है ना। यस तुम्हें बोल दिया जाएगा कि मान लो कि पहले रेडियस थी, पहले रेडियस थी 2 मीटर, अब कितनी हो गई है, यस 1/4 ऑफ ओरिजिनल रेडियस हो गई है। 1/4 का मतलब 1/4 ऑफ 2 मीटर हो गई है न्यू रेडियस, है ना। मान लो कि ऐसा दे दिया है तुम्हें, तो तुम रेजिस्टेंस मान लो, पहले इनिशियल रेजिस्टेंस तुम्हें दे रखा है 2 ओम, बाद में बताओ कि रेजिस्टेंस कितना होगा, तो निकाल सकते हो यार। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि 1/n टाइम्स नई रेडियस हो गई, तो n का वैल्यू कितना हो चुका है, n का वैल्यू 4 हो जाएगा। इधर कुछ इस तरह की बातें की जाएगी कि रेडियस बिकम 1/4 ऑफ द ओरिजिनल रेडियस, रेडियस विल बिकम 1/6 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल रेडियस, तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा, कुछ इस तरीके से सवाल तुमसे पूछा जाएगा। उस केस के अंदर यस मैं देख पा रहा हूँ का n का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया, तो रेजिस्टेंस R2 इज इक्वल टू 4 की पावर 4 इंटू 2, यस n की पावर 4 इंटू R लगा दिया, कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16, 256 इंटू 2 हो जाएगा। फाइनली मेरे पास 12 10 12 1 5 2 10 11 1 2 4 512 ओम मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप तुम्हें फील आया होगा, नोट करें इसको। यस बेटा, अब हम लोग बात करते हैं डिफरेंट शेप ऑफ कंडक्टर्स की, उनका रेजिस्टेंस क्या होगा वो देखते हैं। लेट्स से कि ना एक इस तरीके से एक सॉलिड रॉड शेप के अंदर हमारे पास कंडक्टर है, बिल्कुल, है ना, अंदर से पूरा फिल्ड है, और इसकी रेजिस्टिविटी, इसका रेडियस जो है वो हमें दे रखा है। लेट्स से द रेडियस इज b, इसकी रेडियस है b और लेंथ है l। यस लेंथ है l। अच्छा, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, लेट्स से कि रेजिस्टिविटी इसकी है हमारे पास रो, और हमसे पूछा गया कि इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। इस केस में तो रेजिस्टेंस हो जाएगा R इक्वल्स टू, रेजिस्टिविटी है रो, लेंथ हो जाएगी L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, करंट ऐसे बह रही है, कंफ्यूज ना हो। यस कुछ नहीं बोल रखा, अगर एरिया ऐसे लिया है तो डेफिनेटली करंट ऐसे ही बहेगी, है ना, फ्लो ऐसे ही करेगी।
डिवाइडेड बाय पाई बी स्क्वायर, है ना। ये तो फर्स्ट शेप का कंडक्टर हो गया और रेजिस्टेंस आ जाएगा इसका रो एल बाय पाई बी स्क्वायर। सेकेंड टाइप देखें, सेकेंड वाला, अगर इस तरीके से मान लो कि हॉलो है ना, कुछ इस तरीके से है, बीच में से हॉलो है, सिलेंडर जैसे हॉलो हो गया। लेट्स से कि ये अंदर वाले हॉलो सिलेंडर, ये तो अंदर से क्या है, हॉलो है, ठीक है, हॉलो है ये, और इस तरीके से फील्ड है, इस तरीके से, सिर्फ ये वाला पार्ट इसका फील्ड है। और ये जो फील्ड पार्ट है ना, बीच में से खाली है, खाली पार्ट की रेडियस लेट से ए है, और ये जो बड़ा वाला सिलेंडर है उसकी रेडियस है बी। अंदर वाले छोटे सिलेंडर की जो अंदर से खाली है ना, एम्प्टी है, उसका रेडियस है ए, और जो बाहर वाले आउटर सिलेंडर है उसका रेडियस है बी। और अंदर से हॉलो है, हॉलो सिलेंडर है, और इस बाहर वाले मटेरियल की मान लेते हैं कंडक्टर की रेजिस्टिविटी है रो। लेंथ हमें दे रखी है एल, और हमें क्या लिखना है, इसका रेजिस्टेंस लिखना है, लिख सकते हैं आई होप। यस, रेजिस्टेंस कैसे लिखेंगे वो समझे बात को। सबसे पहले तो करंट कितने एरिया के अंदर फ्लो कर रही है ना, वो देखें। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डेफिनेटली करंट जो है वो ऐसे ही फ्लो कर रही है, हमने बैटरीज ऐसे ही लगाई है, यस इस तरीके से लगाई है। तो करंट कितनी लेंथ से पास हो रही है, तुम बोलोगे सर एल लेंथ से पास हो रही है, तो लेंथ तो एल ही रहेगी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यस ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखें, यस बाहर ये जो सॉलिड पार्ट दिख रहा है इसी में तो कंडक्टर करंट फ्लो करेगी, अंदर से तो खाली है, कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, यानी हॉलो सिलेंडर वाला एरिया जो है वो हमें आउटर वाले एरिया सिलेंडर में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। करते हैं सब्ट्रैक्ट, तो बाहर वाले का कितना है, तुम बोलोगे सर बाहर वाले का पाई बी स्क्वायर है, और अंदर वाले पार्ट में से करंट फ्लो नहीं कर रही है तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, पाई ए स्क्वायर। फाइनली एरिया कितना आ जाएगा, एरिया आ जाएगा पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लेट्स से रेजिस्टिविटी है रो, तो रेजिस्टेंस हो जाएगी रो एल एल बाय पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हमारे पास रेजिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, ये तो कंडक्टर्स जो हमने लिए वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए, है ना। थ्रू आउट द लेंथ जो क्रॉस सेक्शन था वो सेम था। अब हम लोग नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करने वाले हैं, कुछ इस तरह के कंडक्टर्स की बात करने वाले हैं। लेट्स से कि इस बार जो शेप लिया कंडक्टर का वो कुछ इस तरीके का लिया, है ना, ये ऐसा सॉलिड है, ठीक है, ध्यान रखिए सॉलिड है, यस इस तरीके से लिया। करंट यहाँ से अंदर जा रही है और यहाँ से करंट बाहर निकल रही है, ठीक है, यस। और ये है, इसका रेडियस है ए और इसका रेडियस है बी, ठीक है, यस बेटा। पूरा सॉलिड है। मटेरियल की रेजिस्टिविटी कितनी है मैं बता देता हूँ, मटेरियल की रेजिस्टिविटी है रो, ठीक है। इसका प्रूफ हम लोग देखेंगे, अभी के लिए इसका ऐसा लिखें, R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन लेंथ कितनी है, लेंथ है L, ये इतनी लेंथ में से करंट पास हो रही है। इस बार एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म नहीं है ना, तो वो अब हमें इंटीग्रेशन की हेल्प से निकालना पड़ेगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे अभी देखते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यस अभी इसको याद रखना है, फिर हम इसको ड्राइव करेंगे, रो L अपॉन ए बी, ए इंटू बी, यस। अभी इसको ड्राइव करते हैं, किस तरीके से इसका रेजिस्टेंस आया है वो हम लोग देखेंगे, यस नोट करें इसको बेटा, यस बेटा। अब है ना इसका प्रूफ देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको प्रूफ करेंगे कि इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। उससे पहले कुछ बच्चों को ये डाउट रहता है कि सर करंट जब फ्लो करेगी तो क्या थ्रू आउट द कंडक्टर करंट सेम ही फ्लो करेगी या फिर वेरी करेगी, तो देखें उस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। देखो बेटा, है ना, लेट्स से कि हमारे पास सबसे पहले एक इस तरीके का कंडक्टर है, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का एक कंडक्टर हमारे पास है इस तरह, और करंट कुछ इस तरीके से फ्लो कर रही है, यानी बैटरीज जो कनेक्ट कर रही है, बैटरी जो कनेक्ट कर रही है वो ऐसे कनेक्ट कर रही है ना, इधर से ऐसे, है ना, यस बेटा। इसकी रेडियस है हमारे पास, रेडियस लेट्स से कि इसकी रेडियस है हमारे पास ए, इसकी रेडियस हो गई, और इसकी रेडियस है बी,
इसकी रेडियस है b। ठीक है बच्चे, लेंथ कितनी है, लेंथ है l। यस, सबसे पहली बात तो क्या इस करंट थ्रू आउट द कंडक्टर सेम रहेगी या वेरी करेगी, तो आई वुड से कि देखें करंट जो है थ्रू आउट द कंडक्टर सेम रहने वाली है, करंट कांस्टेंट रहती है। जिस तरीके से वाटर जो है, पानी का जो रेट ऑफ फ्लो है थ्रू आउट द पाइप सेम रहता है, उसी तरीके से करंट भी यहाँ पर सेम रहने वाली है ना। मैं समझाने की देखो एक्सप्लेन करता हूँ इस बात को। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था I इक्वल्स टू NEA/VD बच्चे, है ना। ये फॉर्मूला तो ध्यान ही होगा, है ना। अब ये जो एरिया और ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम तो सेम ही रहेंगे, है ना। मटेरियल सेम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम सेम रहने वाले हैं। ए इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। एरिया एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यस, एरिया और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो उनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द कंडक्टर। ये बात मैं ना अपने फ्लूइड वाली नॉलेज से भी हम लोग बोल सकते हैं। देखो ऑब्जर्व किया होगा तुमने कि अगर हमारे पास कुछ इस तरह का पाइप है, मान लो कि ना पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर तुम कम कर देते हो तो क्या होता है, यस, वेलोसिटी जो है पानी की यहाँ से निकलने वाले वाटर की स्पीड क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। यस, याद आ रही है बात, है ना। लेट्स से V1 स्पीड से पानी एंटर कर रहा है और V2 स्पीड से निकल रहा है, तो हम लोग पाइप के आगे जो जिसमें से पानी निकल रहा है, अगर पाइप के आगे हम लोग थंब लगा देते हैं तो हम देख पाते हैं कि पानी ज़्यादा दूर तक जा पाता है। उसका रीज़न क्या है कि ज़्यादा स्पीड से अब पानी क्या है उस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से निकल रहा है। यानी जितना ज़्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम कर देते हैं उतना तेज़ी से वहाँ से क्या करता है, पानी निकलने लगता है। उसका रीज़न क्या है कि वहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स की स्पीड है वो बढ़ जाती है। एरिया घटेगा तो स्पीड बढ़ती है ना। और एरिया इनटू वेलोसिटी का, लेट्स से इधर एरिया है A1 और इस पार्ट का एरिया है A2, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू स्पीड का जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमेशा क्या रहता है, वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर भी, है ना। और ये प्रूफ कहाँ से है, हम लोग ये प्रूफ जो है याद हो तो फ्लूइड मैकेनिक्स में तो हम लोग मास कंजर्वेशन यूज़ करते थे। ठीक है, वहाँ से हम लोग आसानी से इसको प्रूफ कर लेते थे कि एरिया इनटू स्पीड जो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। उसी तरीके से यहाँ पे भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है थ्रू आउट द कंडक्टर जो है वो क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। ठीक है बच्चे, यस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो करंट है एरिया इंटू VD भी क्या रहने वाला है, थ्रू आउट द कंडक्टर कांस्टेंट रहने वाला है। अगर एरिया इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो करंट भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। जहां पर एरिया कम हो जाएगा, जहां पर एरिया कम हो जाएगा, यस, वहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, यस, कहने का मतलब यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है, एरिया कम है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मान लो यहाँ पे VD1 है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना, और यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की VD2 है। ठीक है, यस बेटा, तो यहाँ पर मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे मान लेते हैं A1 है, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे कम है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ गई होगी, VD1 ज़्यादा होगी VD2 से। इस तरीके से हम लोग आसानी से रिलेट कर सकते हैं। बट करंट विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द कंडक्टर, क्योंकि ये जो क्वांटिटी है ये कंडक्टर के अक्रॉस क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है, जिसकी वजह से यस ऐसा हो रहा है। अब हम लोग करंट डेंसिटी की भी साथ साथ बात कर लेते हैं। करंट डेंसिटी, यस, हम जानते हैं करंट डेंसिटी इज बेसिकली अ करंट पर यूनिट एरिया। ठीक है, यस, करंट डेंसिटी को हमने ऐसे तो डिफाइन किया था, करंट डिवाइडेड बाय पर यूनिट नॉर्मल एरिया। तो यस, करंट डेंसिटी को हम ऐसे डिफाइन करते हैं। यस, करंट डेंसिटी क्या होगी, अब देख पा रहे होंगे कि करंट तो क्या रहेगी, करंट तो कांस्टेंट रहेगी, करंट कांस्टेंट रहेगी। यस, करंट जब कांस्टेंट रहेगी तो जो J है, यस, एरिया जब हम लोग क्या कर रहे हैं, एरिया यहाँ पर जब डिक्रीज होगा, एरिया डिक्रीज होगा, लेट्स से यहाँ पे करंट डेंसिटी है J1 और यहाँ पर करंट डेंसिटी है J2। ठीक है, जब एरिया यहाँ पे डिक्रीज हो गया, करंट कांस्टेंट है, एरिया को घटाओगे तो करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, यस, और इसी तरीके से मैं रिलेट कर सकता हूँ कि यहाँ पे करंट डेंसिटी ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, J2 के कंपैरिजन में।
यस, इस बात को यहाँ से भी प्रूफ किया जा सकता है कि यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होगी, यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी। जिस तरीके से पानी की स्पीड क्या होती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम करते ही वहाँ पे पानी की स्पीड बढ़ जाती है, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन की स्पीड भी वहाँ पर बढ़ जाएगी और यहाँ पर घट जाएगी। इसलिए यहाँ पर करंट डेंसिटी ज़्यादा, यहाँ पे करंट डेंसिटी कम। ठीक है, यस बेटा। अब हम लोग बात करते हैं इसके रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस का प्रूफ देखें। यस, हमने एक इस तरीके का कंडक्टर लिया। ठीक है, ये कंडक्टर ले लिया हमने। यस बेटा, लेट्स से इसकी जो रेडियस है वो रेडियस है कुछ इस तरीके से, इसकी रेडियस है b, इसकी रेडियस है a, लेंथ कितनी है, लेंथ है l, लेंथ है l, लेंथ है l। ठीक है, यस। करंट कैसे फ्लो कर रही है, करंट बच्चे फ्लो कर रही है कुछ इस तरीके से इस कंडक्टर के अंदर, है ना। करंट ऐसे फ्लो करी, जैसे हमने चर्चा करी कि थ्रू आउट द कंडक्टर करंट जो है वो कांस्टेंट रहेगी। यस, ध्यान रखें, ऐसा नहीं है कि इस शेप का है तभी सेम रहेगी। अगर मैं कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर देता हूँ, लेट्स से कि एक कंडक्टर मैंने ये ले लिया और उसके साथ कनेक्शन में कोई दूसरा वाला कंडक्टर कम क्रॉस सेक्शन एरिया का ले लिया और उसके अक्रॉस क्या कर दी, बैटरी कनेक्ट कर दी। इस केस के अंदर भी बच्चे करंट क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। यस, लेट्स से यहाँ से करंट आई एंटर करी तो थ्रू आउट द कंडक्टर्स जो है करंट क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। करंट विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द कंडक्टर। ठीक है, यस। जब दो कंडक्टर्स को इस तरीके से जोड़ते हैं कि उनमें करंट सेम रहे, उस कॉम्बिनेशन को हम लोग बोल देते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन इतनी बात ध्यान रखें कि करंट क्या रहेगी, दोनों कंडक्टर्स के अक्रॉस सेम रहेगी। ठीक है, यस। क्रॉस सेक्शन चाहे से अलग है लेकिन करंट क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। यस, आ जाते हैं अपन डिस्कशन पर इस पॉइंट के। तो हमने देखा कि करंट तो सर थ्रू आउट द कंडक्टर सेम रहने वाली है। अब हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट मानते हैं और एलिमेंट का सबसे पहले क्या करते हैं, रेजिस्टेंस लिख लेते हैं। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यस, एक्स पर जाकर दूसरा कलर ले लेते हैं सो डैट समझने में दिक्कत ना हो। तो कुछ बढ़िया सा कलर ले लेते हैं, एक यस आसमानी कलर लेते हैं। यस बेटा, एक्स पर जाकर और एक एलिमेंट मैं कंसिडर कर रहा हूँ, इस तरीके का एलिमेंट कंसिडर करता हूँ। ठीक है, लेट्स से ये हमारे पास है dx लेंथ है। यस, ये dx लेंथ है। ठीक है, यस बेटा, dx लेंथ x पे जाकर dx लेंथ का एक क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने मान लिया है। ठीक है, या बोल सकते हो एक वॉल्यूम मैंने कंसिडर कर लिया है dx लेंथ का। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा, तो लेट्स से इसकी रेडियस हमारे पास है, लेट्स से इसकी रेडियस हमारे पास है, ये वाली जो रेडियस है वो है r, स्मॉल r। ठीक है, यस, ये हमें निकालनी पड़ेगी। पहले मैं इस छोटे से एलिमेंट का क्या लिख लेते हैं, सबसे पहले इस छोटे से एलिमेंट का रेजिस्टेंस लिख लेते हैं। तुम क्या बोलोगे कि सर इस छोटे से एलिमेंट का जो रेजिस्टेंस होगा वो हो जाएगा R इक्वल्स टू रो। लेंथ कितनी है, जब करंट ऐसे फ्लो करेगी तो यस, इस एलिमेंट की अगर मैं बात करूं, इस एलिमेंट के रेजिस्टेंस की बात करूं, तो करंट जब ऐसे फ्लो करेगी तो लेंथ कितनी लेंथ में से पास होगा करंट, तुम बोलोगे सर dx लेंथ में से पास होगा। बिल्कुल ठीक है बेटा, तो dx लेंथ में से जब मैं इस एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, अलग से ध्यान से देखें, कुछ इस तरीके की बात मैं कर रहा हूँ, है ना। ये dx लेंथ हो गई और करंट कुछ इस तरीके से फ्लो कर रही है। ठीक है, ये लेंथ कितनी है, तुम बोलोगे सर dx लेंथ है। ठीक है, ऐसे है। रेडियस कितनी ली है, रेडियस r ऐसे ली है। करंट कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है। इस एलिमेंट का हम लोग रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। रेजिस्टेंस के लिए R इक्वल्स टू रो, जब करंट ऐसे जाएगी इसमें से तो कितने लेंथ में से गुजर रही है करंट, dx लेंथ में से गुजर रही है। ठीक है, यस, अलोंग द करंट कितनी लेंथ है, dx लेंथ है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये परपेंडिकुलर एरिया हो गया, कितना होगा, यस तुम जानते हो पाई इंटू आर स्क्वायर। ये इस छोटे से एलिमेंट का रेजिस्टेंस हो गया dr। ठीक है, अच्छा क्या आर स्क्वायर को, अब मुझे तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे
जो क्रॉस सेक्शंस है, छोटे छोटे क्रॉस सेक्शंस है, उन सभी के रेजिस्टेंसेस निकालने हैं और फिर क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ये तो केवल एक पार्ट का रेजिस्टेंस हुआ, एक एलिमेंट का रेजिस्टेंस हुआ, ठीक है। ऐसे इसके पड़ोस वाले का अलग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आएगा क्योंकि उसकी रेडियस अलग आएगी, ठीक है बच्चे, और उसका रेजिस्टेंस अलग होगा। फिर इसके पड़ोस वाले एलिमेंट मानना पड़ेगा, फिर उसका रेजिस्टेंस भी ऐसे ही लिखेंगे, फिर सबको ऐड करना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ तक, ए से लेके x बराबर ले लेते हैं, x बराबर 0 से लेके x बराबर l तक जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सभी को जोड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, और फिर हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा, इस पूरे कंडक्टर का, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाले कंडक्टर का रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। यस, जब भी ऐसी बात होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन में तो प्रॉब्लम ही नहीं है, डायरेक्टली रो L/A लगा लेते हैं, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है, हर पार्ट पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है, तो हमने क्या किया, एक एलिमेंट माना, उसका रेजिस्टेंस लिखा, फिर इंटीग्रेशन की हेल्प से जितने भी रेजिस्टेंस थे x बराबर 0 से लेकर l तक, जितने भी छोटे छोटे एलिमेंट्स थे, उन सभी का रेजिस्टेंस को क्या कर दिया, इंटीग्रेशन की हेल्प से ऐड करेंगे और फाइनली मेरे पास रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। यस, तो क्या करना है अब, यस इंटीग्रेट करना है। कहाँ से कहाँ तक करेंगे, देखें स्मॉल r को हम लोग क्या x के टर्म्स में लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। देखें कैसे लिखेंगे, देखो यहां से यहां तक है ना, ये मैं मान लेता हूं, ये मैं थीटा मान लेता हूं, ठीक है। ध्यान से देखें, इस ट्रायंगल को देखें ध्यान से, ये ट्रायंगल हो गया, ये लेंथ कितनी होगी, तुम बोलोगे सर ये वाली लेंथ है a है, ये लेंथ a, ये वाली, अगर ये लेंथ a है तो ये भी कितनी होगी, तुम बोलोगे सर a हो गई। तो बेटा ये कितनी लेंथ होगी, तुम बोलोगे सर b माइनस a हो जाएगी, ठीक है। ये वाली लेंथ है b माइनस a, और ये वाली लेंथ है हमारे पास r, स्मॉल r, ये कितना है, ये तुम बोले सर x है। यहाँ से यहाँ तक कितना है, तुम बोले सर यहाँ से यहाँ तक l है, ठीक है। यस, यहाँ से यहाँ तक l है, ये कितना है, ये थीटा है। मैंने किस वाले पार्ट का डायग्राम बनाया बेटा, इस वाले पार्ट का डायग्राम बनाया, और मैं चाहता हूँ कि जितने भी एलिमेंट्स है x बराबर 0 से लेके x बराबर l तक, उनको जोड़ूं इंटीग्रेशन की हेल्प से, और फिर इंटीग्रेशन जोड़ने के बाद जो मेरे पास फाइनल आएगा वो इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। जैसा कि हम लोग कर ही रहे थे सेंटर ऑफ मास के अंदर, छोटे से एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास लिख रहे थे, फिर सारे जितने भी एलिमेंट्स थे उन सब के सेंटर ऑफ मासेस को ऐड कर रहे थे इंटीग्रेशन के हेल्प से, फाइनली बॉडी का सेंटर ऑफ मास आ गया था। कुछ ऐसी बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो देखो क्या करेंगे, हम चाह रहे हैं कि r को x के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दे, वेरिएबल के टर्म्स में एक्सप्रेस कर ले। अभी तो दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास इंटीग्रेशन में, एक r और एक x, क्योंकि x भी चेंज हो रहा है और r भी जैसे जैसे आगे जाएंगे इंक्रीज हो रहा है। अब इंटीग्रेशन करना है तो एक को हमें क्या करना पड़ेगा, एक को x के टर्म्स में एक्सप्रेस करना पड़ेगा, r को x के टर्म्स में एक्सप्रेस करना पड़ेगा, सो डेट नंबर ऑफ वेरिएबल हमारे रिड्यूस हो जाए, है ना। यस, तो देखें हमारे पास ये r है, टेन थीटा की प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। यस बेटा, है ना, ये वाला r नहीं है हमारे पास, ये कितना होगा, इसको मैं कुछ बोल देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है इसको कुछ मैं नाम दे देता हूँ, ऐसा करते हैं y दे देते हैं। ये वाली जो लेंथ है ये बेटा, ये अपने पास y है, आराम से देखते जाओ, ये हमारे पास y है, यहाँ से यहाँ तक y, ठीक है। ये y है, पूरा r है, ये कितना है a है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि स्मॉल r इज इक्वल्स टू a प्लस यहाँ से यहाँ तक कितना है, तुम बोलोगे सर ये तो a है, देख रहे हो a प्लस कितना हो गया, a प्लस y हो गया। चलो ठीक है, टेन थीटा की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, y अपॉन x लिख सकते हैं इस ट्रायंगल को कंसिडर करते हुए। जब मैं इस ट्रायंगल को कंसिडर करूंगा तो यस मैं लिख सकता हूं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज p माइनस a अपॉन l, ठीक है बच्चे। यस, अब क्या कर सकते हैं, मुझे तो y निकालना इन टर्म्स ऑफ x निकल गया, यस b माइनस a अपॉन l इंटू एक्स आ गया फाइनली। इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं, यस बेटा, यस b माइनस a अपॉन l इंटू एक्स, ये हमारे पास आ गया है।
तो r की वैल्यू कितनी आ गई है, r की वैल्यू a प्लस बी माइनस ए अपॉन एल इंटू एक्स। यस बेटा, अब क्या करना है हमें, यस अब इसके अंदर पुट करते हैं, फिर इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं उन सभी के रेजिस्टेंसेस को इंटीग्रेशन की हेल्प से जोड़ रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक, x इज इक्वल्स टू 0 से लेके x इज इक्वल्स टू l तक। ठीक है बेटा, यस तो वैल्यू पुट करते हैं, फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो dr इज इक्वल्स टू मैंने लिखा रो dx पाई अपॉन यस आर स्क्वायर दैट इज a प्लस बी माइनस ए अपॉन एल इंटू एक्स का होल स्क्वायर। यस बेटा, अब इसका इंटीग्रेशन भी हमें आना चाहिए। यस इसका इंटीग्रेशन मैं तुम्हें बताता हूँ। यस dx अपॉन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करते हो मुझे ज़रा बताओ। यस तो ये सिखाया गया होगा मैथमेटिकल टूल्स के अंदर, लेकिन याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ। इसका इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके से होगा, देखें ऊपर लेके जाएं इसको ax प्लस बी की पावर -2 इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ax प्लस बी की पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1। साथ के साथ क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन नीचे रखना होगा। ax का डिफरेंशिएशन a हो गया, b का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। फाइनली ये मेरे पास आ गया इस फैक्टर का इंटीग्रेशन। ठीक है, यस x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देते हैं। ऐसे भी बोल सकते हो कि सर जो आंसर आएगा इसका वो आएगा ax प्लस बी की पावर 1 है ना, आगे -2 प्लस 1 -1 हो जाएगा इंटू a हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन ये होता है जैसे x 1/x स्क्वायर का करते हो वैसे ही करना है, लेकिन इस बार ax है, ax प्लस समथिंग है तो क्या करेंगे, यस इसका भी करना पड़ेगा। इसका जब करेंगे डिफरेंशिएशन तो हमारे पास इस आर्गुमेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो नीचे आ जाएगा a, यानी कि x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, यस तो वो ही चीज़ मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो पेज टर्न कर लेते हैं, ऐसा करते हैं है ना। देखें हमारे पास क्या आया था, dr इज इक्वल्स टू रो dx डिवाइडेड बाय dx डिवाइडेड बाय a प्लस b माइनस ए डिवाइडेड बाय l इंटू एक्स की पावर 2, ये हमारे पास आया था। इंटीग्रेट करते हैं, यस बेटा यहाँ पर इंटीग्रेट किया x इज इक्वल्स टू 0 से x इज इक्वल्स टू l तक। यस रो dx अपॉन a प्लस बी माइनस ए अपॉन l इंटू एक्स का होल स्क्वायर। यस बेटा, जैसा dr का इंटीग्रेशन r हो गया, रो हो गया, इसको ऊपर लेके जाएंगे। यस जो x का कोफिशिएंट है यहाँ पे वो कितना है, b माइनस ए अपॉन एल है ना। तो मैं पूरा लिख देता हूँ, इसको ऊपर लेके जाते हैं पहले a प्लस बी माइनस ए अपॉन एल इंटू एक्स की पावर -2 प्लस 1 कर देंगे, ऊपर जाएगा -2, इंटीग्रेट कर रहे हैं +1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1। साथ के साथ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करना है। यस डिवाइडेड बाय मी माइनस बी अपॉन एल, जैसा कि हमने यहाँ पर किया था, मैंने समझाया भी था तुम्हें कि इस तरीके से इस फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा। उसी तरीके से यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है तो तुम देख पा रहे होंगे, यहाँ पर b माइनस ए अपॉन एल है x के साथ, तो उससे डिवाइड करा। यस फाइनली हमारे पास क्या आ गया, देखें r इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया है रो डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1, माइनस लिख देते हैं, -2 प्लस -1 हो गया, ये हो गया b माइनस ए इंटू एल, ऊपर चला जाएगा, क्या आ गया हमारे पास, यस a प्लस बी माइनस ए अपॉन एल इंटू एक्स। ठीक है, -2 प्लस 1 -1 होगा, यस ये हो गया। तो लिमिट्स लगा देंगे, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे, x बराबर 0 से x बराबर l तक। यस तो हमारे पास रो l माइनस का b माइनस ए डिवाइड करते हैं, यस हमारे पास आ गया a प्लस बी माइनस ए अपॉन एल इंटू एक्स ब्रैकेट में, है ना।
लिमिट्स लगा लें x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू L तक। सॉल्व करते हैं, हमारे पास यस b माइनस ए, ठीक है। यस देखो इसको सॉल्व करते हैं, देखें कैसे सॉल्व करना है। जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे L तो b1 प्लस बी माइनस ए डिवाइड में L और x की वैल्यू पुट करी L तो फाइनली क्या बच जाएगा, यस कुछ इस तरह की बात हो जाएगी। माइनस क्या करेंगे, यस ये लिमिट्स प्रॉपरली लगाएं, ऐसे ना लगाएं ना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। इसको ऐसे लगाओ, x इज इक्वल्स टू 0 टू x इज इक्वल्स टू L, ऐसे लगाएं, है ना। यस अब इसको माइनस करें और माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन a प्लस, यस ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा तो हमारे पास फाइनली कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। यस बेटा क्या आ गया हमारे पास, माइनस का रो L b माइनस a, यस कितना हो गया ये, L से L कैंसिल आउट हो गया, माइनस a प्लस a कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया हमारे पास b, ये हो गया हमारे पास a, ठीक है। यस क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास r इज इक्वल्स टू रो L माइनस बाहर है b माइनस a और ऊपर बन गया a माइनस b, नीचे क्या आ जाएगा a b आ जाएगा, ठीक है। माइनस को अंदर लेके जाओ, b माइनस ए हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली तुम्हारे पास जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है वो रो L डिवाइडेड बाय पाई ए बी हो जाएगा। पाई तो अपन ने उतारा ही नहीं यार, पाई आर स्क्वायर था ना, यस पाई रह गया था अपना, पीछे रहूँगा। यस पाई था, पाई मैंने उतार लिया नहीं था, पाई मल्टीप्लाई कर ले पाई से, ठीक है। पाई मल्टीप्लाई करें, पाई से मल्टीप्लाई किया, फाइनली मेरे पास आंसर आ जाएगा पाई ए बी। ये रिज़ल्ट में ध्यान रखना है, इस तरीके से इसका प्रूफ है ना। हमें तो है ना इसका रिजल्ट याद रखना है। यस कोई दूसरा कोई नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का क्वेश्चन आता है तो उस केस में इस तरीके से हमें अप्रोच करना है, इसलिए मैंने तुम्हें डेरिवेशन बताया। बस जो नीट के अंदर है वो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ पे इंटीग्रेशन की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हमें तो सिर्फ इसका रिजल्ट याद रखना है, यस है ना। और एक बार थोड़ा अप्रोच का आइडिया होना चाहिए कैसे आया है। यस बच्चों, थैंक यू वेरी मच बच्चों।